अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ अकाउंटिंग इनसाइट्स। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो कि आप अपने अपकमिंग पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में अपने पेपर की प्रेजेंटेशन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन पे गौर करना है आपने, वो कौन सी गलतियां हैं जिनको अवॉइड करना है ताकि आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव हो सके और आप अपने पेपर में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकें। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और प्रेजेंटेशन सीखना चाहते हैं कि आपने पेपर की को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं सबसे पहले, मैंने फोकस किया है टोटली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, चाहे वो बीकॉम 1 का स्टूडेंट हो या बीकॉम 2 का स्टूडेंट हो, बीबीए का स्टूडेंट हो जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स देने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अकाउंटिंग के पेपर की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, आपके सामने कोई भी पेपर हो, आपने क्या करना है, प्रॉपर पेपर पैटर्न के साथ साथ जो अकाउंटिंग के फॉर्मेट्स होते हैं उनको फॉलो करना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने आपके सामने एक बैलेंस शीट का टेम्पलेट ड्रॉ किया है। यानी अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग या एडवांस अकाउंटिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है, तो आपने बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट को आपने किस स्टाइल में बनाना है, आप देखें बैलेंस शीट की जो प्रॉपर हेडिंग्स हैं, अब कंपनी का नेम, बैलेंस शीट जिस स्पेसिफिक डेट की होगी आपने वो शो करनी है। देन आपने प्रॉपरली मेंशन करने हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एसेट्स की आगे फर्दर कैटेगरीज फिक्स, करंट, और इसी तरह से लाइबिलिटीज़ की फिक्स लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ के हिसाब से करनी है। जो आपके पास टोटल आएगा उसे मार्कर से ड्रॉ करना है, डबल लाइन लगाना है। जो टेम्पलेट होता है, जो प्रेजेंटेशन होती है अकाउंटिंग के पेपर की, वही आपके 100% मार्क्स को सिक्योर करती है। मतलब क्वेश्चन तो आपका चेक होता ही होता है, वो भी आपने ठीक अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है अकाउंटिंग में। मैं ये समझती हूँ कि अगर आपकी कोई छोटी मोटी मिस्टेक है भी है क्वेश्चंस के अंदर, तो ये प्रेजेंटेशन जो आप अगर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वो ओवरकम कर देगी। आपका क्वेश्चन टोटली गलत नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स लाजमी देगा अगर आपने उसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट किया हो। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जो भी क्वेश्चन की नंबरिंग है आपने वो नंबरिंग करनी है। अब जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन भी होता है। जैसे अगर एडवांस अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो हायर परचेज है, इसके अलावा कंसाइनमेंट है, ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज या डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर्स में आपको जर्नल एंट्रीज अटेम्प्ट करनी पड़ती हैं। तो जर्नल एंट्रीज का प्रॉपर फॉर्मेट आपने ड्रॉ करना है, डेट, डिटेल्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट को लिखना है। फिर प्रॉपर जब आप एक एंट्री कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, देन आपने नेक्स्ट एंट्री करनी है। अब स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो जस्ट एंट्री लिखते हैं बिना लाइन गैप किए, साथ ही दूसरी एंट्री लिखते हैं और क्वेश्चन के अंदर, जनरल एंट्रीज के अंदर नरेशन को लिखते ही नहीं है। या अगर अमाउंट्स के लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड से अमाउंट को नहीं लिखते और लेफ्ट साइड से 3 जीरो के बाद या जो भी आप अमाउंट लिख लें उसके बाद कॉमा यूज़ करते हैं। ये जो है वो अवॉइड कर देते हैं, जैसे इग्नोर कर देते हैं नरेशन। और ये लेफ़्ट साइड से अमाउंट लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। इन चीज़ों को इग्नोर ना किया करें, इसी को फॉलो किया करें। अब ऐसे ही जैसे अगर आपने जनरल एंट्रीज करनी है ना, सेम पैटर्न आप नेक्स्ट पेज पे और अप टू सो ऑन, जब तक आपका ये एंट्रीज का क्वेश्चन चलता रहेगा, आप इसी पैटर्न को, इसी फॉर्मेट को फॉलो करते रहें। नरेशन, डेट, अमाउंट, ईच एंड एवरीथिंग एंट्री में कंप्लीट करेंगे तो आपके क्वेश्चन की जो वो मार्क्स मिलेंगे। नॉर्मली ये कंसीडर किया जाता है कि आपकी जनरल एंट्रीज में एक एंट्री 2 नंबर की होती है। तो अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे या उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप 2 में से भी 1 नंबर या 0.5 नंबर लोगे, तो यूँ आपके थोड़े-थोड़े करते नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए आपने ये चीज़ नहीं करनी, जो आपको पैटर्न बताया जा रहा है आपने उसको फॉलो करना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो लेट करते हैं, मिसाल के तौर पर आप एडवांस अकाउंटिंग का पेपर कर रहे हो और आपके सामने ब्रांच अकाउंट जो है वो का क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ब्रांच है, इसके अलावा कंसाइनमेंट अकाउंट आप बनाते हो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो, या इवन के बीकॉम पार्ट 1 में आप बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो लेजर का फॉर्मेट आपने सो प्रॉपरली फॉलो करना है। मतलब यहाँ XYZ ब्रांच अकाउंट मैंने लिखा है ना, तो यहाँ आप अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लोगे। आप जो बना रहे हो, आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना रहे हो, आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, आप कंसाइनमेंट अकाउंट, आपने उस स्टेटमेंट के मुताबिक बनाना है। बाकी फॉर्मेट आपका ऐसे ही बनता है एज इट इज़, डिटेल रुपीज़, सिंपल फॉर्मेट होता है इन सारे अकाउंट्स का। तो इसमें देखें, अब मैंने ब्रांच के अकाउंट की एग्जांपल लिया। ब्रांच में नॉर्मली ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिया जाता है, इसके अलावा कुछ रिसीट साइड और एक्सपेंस साइड्स मेंशन होती हैं चीज़ें। तो आपने वो जो भी हेडिंग्स होंगी जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ होती हैं,
जैसे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करना है या बैंक से रिलेटेड डिटेल देनी है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड डिटेल देनी है, आप वो मार्कर से हाईलाइट करें। प्लस जो आपका आंसर आता है, जो प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में, आपने उसको भी हाईलाइट करना है, टोटल हाईलाइट करना है, डबल लाइन लगानी है। तो इस तरीके से जब आप छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। आप 90 प्लस मार्क्स ईज़िली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में पूरे-पूरे नंबर आते हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमारा 100% पेपर ठीक हुआ है, हमारे सारे क्वेश्चंस ठीक हुए, तो हमारे मार्क्स क्यों कटे हैं? वो इस वजह से कटे हैं कि वो इन छोटी-छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। वो ये देखते हैं जी बैलेंस शीट टैली होगी, मैंने 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए तो काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं होता, आपको प्रेज़ेंटेशन पे वर्क करना पड़ेगा अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। आपने बीकॉम में अगर फर्स्ट डिवीज़न लेनी है तो उसमें अकाउंटिंग की रोल प्ले करेगा। अकाउंटिंग में आप 100% मार्क्स अचीव करोगे तो आप फर्स्ट डिवीज़न ले सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थ्योरेटिकल पेपर्स के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने सैंपल पेपर लिया है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का। मिसाल के तौर पर आपके सामने क्वेश्चन है विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो 2 से 3 तरीके होते हैं, आप थ्योरी के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने 2-3 सैंपल पेपर जो सॉल्व किए हैं उसमें मैंने डिफरेंट मेथड्स को फॉलो किया है। जैसे मिसाल के तौर पर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग दें, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन को रीड करके देखें क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या, आपसे क्या पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में है कि विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेन करें, तो आप बस हेडिंग में वही लिख दें, विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन आपने सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप किसी थ्योरी के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हों तो आपने उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लाजमी लिखना है। इंट्रोडक्शन में अगर कोई मेन पॉइंट है, एक्सप्लेनेशन के अंदर भी कोई भी मेन पॉइंट, कोई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई स्टेटमेंट आपने लिखनी है, तो कोशिश करें उसे मार्कर से हाईलाइट करें विद इन्वर्टेड कॉमास। देन जब भी आप डेफिनेशन को लिखोगे, आपने डेफिनेशन वाला एरिया प्रॉपरली मिड में लिखना है, ठीक है? और इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। यहाँ डेफिनेशन आप मार्कर से भी लिख सकती हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग थोड़ी मतलब नीट नहीं है या रफ लगती है, तो फिर मार्कर ना यूज़ करें, आप बॉल पॉइंट से डेफिनेशन लिख लें। लेकिन अगर आप चाहें तो कटा हुआ मार्कर यूज़ करके इस डेफिनेशन को जो है वो सेंटर में पेज के इन्वर्टेड कॉमास के साथ मार्कर से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ मैंने बॉल पॉइंट यूज़ किया, बॉल पॉइंट करना चाहें तो बॉल पॉइंट करिए। मैंने 2 लाइन्स इस वजह से ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने हमेशा डेफिनेशन को मिड में हाईलाइट करके लिखना है। तो इस तरह से ये चीज़ होगी। अब नेक्स्ट, अगर आपके सामने आपको डायग्राम बनानी हो तो आपने डायग्राम को भी प्रॉपर्ली मेंशन करना है। जैसे यहाँ मैंने विक्शियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की डायग्राम बनाई है, एरोस को लगाया। इसके अलावा भी एक आपके क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि ये डायग्राम सूट करेगी और बुक में मेंशन है, तो आप भी कोशिश करें कि विद डायग्राम एक्सप्लेनेशन किया करें, ज़रा इफेक्टिव लुक बनती है। उसके बाद फिर क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट होता है कि आपसे कि फंक्शंस पूछे गए हैं या रेमेडीज़ पूछी गई हैं, मेजर्स पूछे गए हैं। तो जो भी चीज़, अब जैसे यहाँ पे एक विक्शियस सर्कल को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या मतलब डिफरेंट मेजर्स हैं जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ हेडिंग्स है ना, आप कोशिश करें कि अगर आपको लगता है कि आपकी टाइम स्पीड है, आपकी राइटिंग स्पीड इतनी है कि आप 3 आवर्स में अपना पेपर जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, तो आप फिर कोशिश करें कि पहले हेडिंग्स को तरतीब से नंबरिंग के साथ पहले मेंशन कर दें। और मैक्सिमम आप जो है वो हेडिंग्स लिखने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स लिखोगे उतने आपके मार्क्स इसमें सिक्योर होंगे, ठीक है? सारी हेडिंग्स लिखने के बाद, जैसे अब यहाँ मैंने 7 लिखी हैं, आपके क्वेश्चन में जितनी भी हैं, आप हेडिंग्स प्रॉपरली लिखें और फिर लास्ट पे नेक्स्ट आप क्या करें, उन हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन करें। जैसे यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन की है जी सेविंग की, फिर इसी तरह से जो रोल ऑफ स्टेट होगा आप उसको एक्सप्लेन करोगे। सेम अगर आपके सामने पेपर है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आप एडीसी पार्ट 1 बीकॉम 1 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, तो उसमें जो आपने मेन पॉइंट्स जो ज़हन में रखने हैं, पेपर तो उसी तरह से अटेम्प्ट करोगे, मार्कर प्रेजेंटेशन वगैरह तो ईच एंड एवरीथिंग ऐसे ही है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जो आपने रखनी है, ताकि आपके इकोनॉमिक्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएँ। इकोनॉमिक्स में मोस्टली लॉज़ का क्वेश्चन होता है, आपसे लॉ के बारे में पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन एंड व्हाटएवर जो भी है, ज़्यादातर लॉज़ के क्वेश्चन होते हैं। तो उसका पैटर्न आपने याद रखना है। आपने पहले उस लॉ का इंट्रोडक्शन लिखना है, वो है क्या? देन उसकी डेफिनेशन को स्टेट करना है। उसके बाद टेबल डायग्राम मस्ट होती है इकोनॉमिक्स में, आपने टेबल को विद एक्सप्लेनेशन, डायग्राम को विद एक्सप्लेनेशन लिखना है। देन लास्ट पे उस लॉ की अजम्पशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होती हैं। ये लिखने के बाद आपने क्वेश्चन को कंक्लूड करना है। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन को कंक्लूड करना सीखें, ये आपको प्लस पॉइंट देगा। कंक्लूजन बहुत मैटर करती है इकोनॉमिक्स के अंदर स्पेशली। जब भी आप किसी लॉ को डिफ़ाइन करते हैं तो लाजमी उसको फिर आपने कंक्लूड भी करना होता है कि इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
सेम लाइक नेक्स्ट, अगर हमारे सामने MBF, I2B, ऑडिट, लॉ या BCRW से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, आप ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इसमें आपने किन बातों को मद्देनजर रखना है। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि MBF का क्वेश्चन है कि डिफाइन मनी एंड डिस्कस इट्स फंक्शन। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ आपसे पूछी गई है, जैसे मनी के बारे में पूछा गया, आपने क्या करना है, मनी का प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना है। देन उसके बाद आपने उसकी डेफिनेशंस को हाईलाइट करना है। इस लेवल पे BCom 1 लेवल पे ADC पार्ट 1 का या पार्ट 2 का आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मैं ये पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कम से कम 2 डेफिनेशंस लिखें। 2 डेफिनेशंस को आपने लाज़मी लिखना है पेपर में। अगर आप एक इफ़ेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं और 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है और आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, 2 डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और 2 डेफिनेशंस को अपनी हैबिट बना लें। अब जिस भी पर्सन ने मनी की डेफिनेशन को प्रेजेंट किया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसका नाम लिखना है। अगर आपको नाम याद रहता है तो नाम लिखें, अदरवाइज नो इशू, आप सिर्फ 2 डेफिनेशंस मेंशन करें। जैसे यहाँ मैंने अकॉर्डिंग टू RP Kent एक मनी की डेफिनेशन लिखी, सेम इसी तरह से नेक्स्ट जो अकॉर्डिंग टू जो नेक्स्ट पर्सन जिसने मनी की डेफिनेशन प्रेजेंट की है, मैंने उसके मुताबिक भी उसकी डेफिनेशन को लिखा है। उसके बाद फिर क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा था कि फंक्शन ऑफ मनी को हमने एक्सप्लेन करना है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटीजेंट जो भी थे। फिर अगर प्राइमरी को आप एक्सप्लेन करें तो फर्दर आप हेडिंग्स बना के 1 to 1 उसको एक्सप्लेन करते रहें। लेकिन कहने का मकसद कि MBF, I2B, बिजनेस लॉ, ऑडिट, इस तरह के पेपर्स में आप कोशिश करें कि इंट्रोडक्शन, 2 डेफिनेशन और उसके बाद जो आप हेडिंग्स लिखो, मैक्सिमम आप 18 to 20 हेडिंग्स लिखने की कोशिश करें और हेडिंग्स के अंदर एक्सप्लेनेशन को कम से कम रखेंगे। मिनिमम 3 से 4 लाइंस पे आप हेडिंग्स की एक्सप्लेनेशन करें और नेक्स्ट पे मूव करें। जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स लिखोगे, नंबर ऑफ़ हेडिंग्स आप इंक्रीज़ करोगे, उतना क्वेश्चन आपके लिए इफ़ेक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ आपने ये भी देखना है कि आपके पास जो शीट होती है पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो जो भी बंडल आपको मिलता है उसकी टोटल 42 शीट्स होती हैं। तो आपने 42 शीट्स को अपने 5 क्वेश्चंस पे डिवाइड करके लिखना है, ताकि ऐसा भी ना हो कि आपका एक क्वेश्चन इतना लेंथ में जाए और आखिरी के लिए आपके पास शीट्स ना बचें। प्लस आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को भी देखना है। मैक्सिमम 35 मिनट जो है वो आप एक क्वेश्चन को दें, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें और नेक्स्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप 35 या 40 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन को टाइम दे देंगे तो आपका लास्ट क्वेश्चन इग्नोर हो जाएगा, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमेशा बहुत इफेक्टिव अटेम्प्ट किया करें, ताकि आपकी ओवरऑल पेपर की एक लुक प्रेजेंटेबल बन जाए। और अगर आपको कोई लगता है कोई थोड़ी बहुत वेरिएशन है, कोई क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता, तो उसे मिड में अटेम्प्ट करें। स्टार्ट और एंड हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें। तो होप सो इन बातों पे अमल करके आप एक अच्छा ग्रेड अचीव कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।